हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी वजह से किसी डिस्टेंस, सपोज हमने मान ली यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। क्लियर? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और अभी लास्ट ईयर कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला काम, हमने यहाँ मान लिया कोई चार्ज वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज है। हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि इस पी पॉइंट से होते हुए हम कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है, जो कि इस वायर को घेरे हुए। क्लियर? तो यहां इस पॉइंट P से पास होती है, हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, जो कि डॉटेड लाइन से यहां दिखाई गई है। इसकी लेंथ हमने मान ली L है गॉसियन सरफेस की, और जो रेडियस है वो है R। क्लियर? तो ये तो हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। अब हमको पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है जनरल फ्लक्स का, तो टोटल या फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट गॉसियन सरफेस, हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं फाई नेट, या हम लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डीए वेक्टर, मतलब ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। यहां जो ई होता है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और डीए हमारा होता है एरिया एलिमेंट। क्लियर? तो हमने सपोज कोई छोटा सा अगर हम जो एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है पास होने वाला वो होता है ई डॉट डीए। क्लियर? इसको अगर हम इस क्लोज इंटीग्रेशन को अगर हम तीन पार्ट में ब्रेक कर दें, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारी गॉसियन सरफेस है, इसको हम तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक ये हमारी फ्लैट सरफेस, एक ऊपर वाली, और एक ये वाली सरफेस नीचे वाली, और एक ये कर्व्ड सरफेस। क्लियर? यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ये ग्रीन कलर का हमने मान लिया, जो कि है डीए। इसकी डायरेक्शन आपको पता है एरिया एलिमेंट की हम कैसे थे, उस पर नॉर्मल को ड्रॉ करके। तो ये हमारा एरिया एलिमेंट है, इस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। क्लियर? यहां से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे ही इस सरफेस पे अगर हम एरिया एलिमेंट कंसीडर करें डीए का, तो यहां से देखें तो यहां पे देखिए जो हमारा नॉर्मल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? सीधे आपको क्या करना होता है, एरिया एलिमेंट के डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है, उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देना होता है। तो ये हमारा जो है डीए, ये हो गया एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगी। अगर हम ये कर्व्ड सरफेस पे एरिया एलिमेंट माने, जैसे यहां मैंने ग्रीन सरफेस से दिखाया हुआ है, तो यहां पे अगर हम देखें एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, अगेन इस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में डीए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगी। तो इस केस में देखिए एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 एंगल बनेगा। इस वाले केस में भी एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 एंगल बनेगा, और इस वाले केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच कितना, 0 एंगल है। क्लियर? अब इस इंटीग्रेशन को हम तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं, ये दो फ्लैट सरफेसेस और एक कौन सी, कर्व्ड सरफेसेस। जैसे कि फ्लैट सरफेस को मैंने ऊपर वाली को नाम दे दिया A, और नीचे वाली को B, और जो कर्व्ड सरफेसेस को नाम दे दिया C। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम तीन पार्ट में तोड़ें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA for surface A plus integration E dot dA for surface B plus integration E dot dA
फॉर सरफेस सी। क्लियर, यहां से मैंने 3 पार्ट में तोड़ लिया। अब हमको पता है ए डॉट बी हमारा कितना होता है, ए डॉट बी हमारा हमको पता है ए बी कॉस थीटा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। ऐसे ही अगर मैं ई डॉट डी ए में बात करूं तो देखिए सरफेस ए के लिए अगर मैं बात करूं तो ई डॉट डी ए हमारा कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा इस केस में कितना है, देखिए 90। थीटा कितना है 90 और cos 90 हमारा होता है 0, तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो 90 ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है, ये वाला भी टर्म हमारा कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस वाले की, इस केस में भी देखिए ई डॉट डी ए, अगर मैं देखूं बी सरफेस के लिए ई डी ए कॉस थीटा, थीटा अगेन इस वाले केस के लिए कितना है 90, तो ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा 0। यहां अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, देखिए इस वाले केस में थीटा हमारा कितना है 0। सी वाले केस में अगर हम देखें डीए और ई के बीच जो एंगल है वो हमारा कितना है 0, तो ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1, तो बस यहाँ वेक्टर यहाँ हट जाएंगे। क्लियर, तो हम फाई नेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई नेट इक्वल टू पहला टर्म 0 हो गया प्लस दूसरा टर्म भी 0 ही हो गया, प्लस तीसरे की बात करें तो सी वाले कर्व सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं ई डी ए और cos 0, और cos 0 हमारा होता है 1। क्लियर, तो यहां से हमारा जो आया फाई नेट इक्वल टू, अगेन अगर हम यहां पे देखें, देखिए ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रिक एरिया एलिमेंट इस वाली सरफेस पे इस पॉइंट पे मानूं या थोड़ा ऊपर मानूं या कहीं भी मानूं, किसी भी जगह, चाहे इधर किसी भी पॉइंट, मतलब कर्व सरफेस पे कहीं भी एरिया एलिमेंट लूं तो डिस्टेंस देखिए सेम होगी, मतलब आर ही होगी, तो हर एरिया एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ई को मैं यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं ई इंटीग्रेशन डी ए। क्लियर, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। अगेन मैं इसको देखो इंटीग्रेशन करूं इसको, ये किस पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए, तो फाई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन और डी ए मिला के हमारा क्या हो जाएगा ए, मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसको हम सकते हैं क्या ए, और ये कौन सा होगा, ए जो हमारा है वो क्या कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस बात को आपको याद रखना है, ये कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया को हम कितना लिख सकते हैं, हमको पता है जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहां से मैं फाई नेट इक्वल टू लिख सकता हूं ई इंटू, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारा ए होगा वो कितना होगा 2 पाई आर एच, तो इस केस में हो जाएगा 2 पाई आर एच की जगह यहाँ कितना है एल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। क्लियर, अब गॉस लॉ से हमको पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स पासिंग आउट फ्रॉम एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब टोटल चार्ज, सपोज हमने मान लिया इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्यू है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है, ये हमने जनरल फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल लिया। अगर मैं इसको क्यू इन एप्सिलॉन नॉट को इसमें पुट कर दूं तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर, तो ये हमने मान लिया, यहां से अगर हम पुट करें क्यू, सो इस फाई नेट को हम इस फाई एन की जगह पुट कर सकते हैं, तो यहां पे हम रख देते हैं, देखिए क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। अगेन अगर हम माने, देखिए ये हमने माना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हमने क्या Q कंसीडर किया है। अगर हम इसकी चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ कुछ कंसीडर करने, हम मान लेते हैं सपोज ये लैम्डा है, लेट द चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेट द चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ V हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं V लैम्डा। अगर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा मान लें तो यहां से देखिए हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम कह सकते हैं Q बाय L। Q हमारा चार्ज है और L क्या है, लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसी को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो Q इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, लैम्डा L। अब इस लैम्डा L को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, Q की जगह में कितना रख देता हूं, लैम्डा L। हेंस we can write, देखिए यहां से क्या करना है मुझे, Q की जगह लैम्डा L पुट कर देना इस वाली इक्वेशन में। तो यहां रख सकता हूं, देखिए लैम्डा L इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू यहां से देखिए कितना 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, एल एल विल कैंसिल आउट। तो यहां से अगर मैं E की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से देखिए E कितना आ जाएगा मेरा, इस सबको नीचे ले लीजिए इसके, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है, जहां लैम्डा जो है वो हमारी क्या है, चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और आर क्या है, डिस्टेंस। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया, आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस बात को आपको याद रखना है। लैम्डा हमारी चार्ज डेंसिटी है, क्लियर, आर क्या है, डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, क्लियर। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब आप अगर इस डायग्राम में ध्यान दें तो देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नेट, वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको पुट कर देना है। अगर वेक्टर फॉर्म बनानी है इसकी तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म को, E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एन कैप। वे एन कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी गॉसियन सरफेस, क्लियर। तो यहां पर जो एन कैप, यहां पे आपको याद रखना है एन कैप क्या, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको जनरल याद रखना है, E इजिकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। के की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं, E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जहां k की वैल्यू आपको पता है, k इजिकल टू हमारा कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं इस डेरिवेशन को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। So thank you so much for watching the video.